वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में। और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं उसके रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि अगर आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ना है तो आपको IPSC नेम आना जरूरी है, क्योंकि IPSC नेम में क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ जाती है जब ये पूछा जाता है क्या होता है जब में जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 2-क्लोरोप्रोपीन है, 2-क्लोरोप्रोपेन है, उसे प्रोपीन कैसे प्राप्त करोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन से क्या होता है उसको देखेंगे। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बोर्ड में आते हैं या आने की संभावना है, उस सबको हम देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान में ये रखना होगा कि हमें IPSC नेम आना जरूरी हो, ठीक है। अगर IPSC नेम नहीं आता है तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं तो उसमें पूछा जाता है क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो IPSC नेम से पूछे जा सकते हैं या कभी कभी सेपरेटली भी IPSC नेम पूछ लेता है, ठीक है। तो पहले ज़्यादातर जो है IPSC नेम पूछे ही जाते थे ऑर्गेनिक के, लेकिन अब जो है धीरे धीरे उसको कम करके उसमें क्या किया जा रहा है, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है वो इंक्लूड कर दे रहे हैं, यानी वो सम्मिलित कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ज़रूरत तो है, यानी उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये क्या होते हैं। तो देखो नेम ही है हेलो एल्केन, तो हेलो देखो हेलो और एल्केन, तो हेलो मीन्स क्या होता है, हैलोजन होगा, ठीक है। और उसके बाद एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन है, इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एल्केन में हाइड्रोजन जुड़ा होता हो, जब एल्केन में क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसी को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा हम थोड़ा सा क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है इसका परिभाषा। तो इससे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH4 है। अगर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है तो मान लीजिए हमने एक X को यहाँ पर जोड़ दिया, एक X को जोड़ दिए, तो एक X को हमें क्या करना है, निकाल लेना है। तो X यहाँ पर तभी जुड़ सकता है जब आपका हाइड्रोजन निकल जाए। और आपस में हम ये अभी नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसे निकल रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलो एल्केन है क्या। तो हेलो एल्केन में से को हम अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये CH4 है, तो यहाँ से H को हटा लो और X को यहाँ पर क्या कर लो, जोड़ दो, ठीक है। X को हटा दो और X को क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु से क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गया, हट गया, समझ में आ रहा है। तो हम वो कह सकते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तो प्राप्त हुई क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। तो आप क्या करिए, पेन उठा लीजिए और पेन और कॉपी लिखते रहिए, उसके नोट्स को बनाते रहिए। बेहतरीन नोट्स हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को आपने निकाला और एक X जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, CH3X बन गया, ठीक। इसी तरह से आप और भी कर सकते हो कि हम यहाँ से क्या निकाल लें, जोड़ दें, एक X जोड़ दें तो एक हाइड्रोजन निकाल लें, बस है ना। तो एक हाइड्रोजन और निकालोगे तो कितना बचेगा, CH3 से CH2 हो जाएगा और X कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो CH2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगर एक हाइड्रोजन और निकाल लें, एक हाइड्रोजन और जोड़ दें और एक हाइड्रोजन और निकाल लें तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और X3 हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को और जोड़ दें, एक H को और निकाल लें तो क्या आ जाएगा आपका, CX क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो जो प्राप्त यौगिक होगा वही तो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा, बस में आ रहा है। तो कहेंगे उसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि जब एल्केन से एक या एक से हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है,
हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, तो ये थे उसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये कैसे हुए हैं ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बनता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन क्या है, तो हेलो मीन्स देखो हाइड्रोजन, और एरीन से होता है रिंग, यानी एरीन का मतलब हो जाता है, ठीक है, एरीन मतलब होता है रिंग, यानी बेंजीन रिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि एरीन मतलब होता है बेंजीन रिंग और हेलो। ठीक है, तो रिंग में जब हाइड्रोजन जुड़ जाए, यानी बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये होगा आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ क्या होते हैं, सब हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसका हाइड्रोजन जो है वो निकाल ले और उसमें क्या लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे, एक्स लगा दे, तो क्या बन जाएगा आपका, हेलो एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एरीन, या इसी को हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एरिल हैलाइड, इसी को क्या बोलते हैं हम, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ये हो गया एरिल हैलाइड। तो बेंजीन में से जो क्या होता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु से विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहलाता है। ये थी बात इंट्रोडक्शन की, तो इससे मतलब नहीं है, हमें थोड़ा जानना था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसे बनाने की विधियां जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको आईपीएससी नेम नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आईपीएससी नेम का एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन बनाने की कई विधियां हैं, उसमें देखेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां में अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग हेलो एल्केन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियां में अगर हम बात करें तो पहला आपका विधि है यानी एल्केन से। अभी जो हमने पढ़ा वो एल्केन था, तो एल्केन से या एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा हेडिंग डाल देंगे बाई हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, तो ये बात ध्यान में रखोगे कि अगर एल्केन है तो एल्केन के चारों ओर, एल्केन में जो कार्बन होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, एकल बंध होते हैं। तो जो वो एकल बंध होता है उसी को क्या कहते हैं, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है या उसका हाइड्रोजनीकरण कराना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना होगा। किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका है CH4 है, ठीक है, तो CH4 है। अब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ले लें, यानी HNU, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हम क्या कहते हैं, HNU कहते हैं। ठीक है, अब HNU की उपस्थिति में अगर हम इसे क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, Cl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर CH4 जो है वो क्या होगा, Cl2 से क्रिया करेगा। अब Cl2 से जो क्रिया करता है वो बनाता है आपका, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl, तो HCl हो जाएगा और यह जाएगा आपका CH3 और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें या तो HNU यानी प्रकाश की उपस्थिति में ले लें या उष्मा भी दे सकते हैं, लेकिन उष्मा जो होता है आपको बहुत अधिक देना पड़ता है, तो उच्च ताप पर भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, ये रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें हमें नॉर्मल यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जा रही है तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करने की यानी ईंधन खर्च करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो रिएक्शन दिए जाते हैं वो HNU के कंडीशन में ही दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उच्च ताप पर अगर दिया है तब भी वही प्रक्रियाएँ होंगी। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, यह जो मैकेनिज्म होता है यह मुक्त मूलक विधि के द्वारा होता है। किसके, मुक्त मूलक विधि के द्वारा होता है, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल बनता है। बात समझ है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा यानी मुक्त मूलक विधि के द्वारा होता है, तो मुक्त मूलक विधि के द्वारा होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इसके मैकेनिज्म को क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसी प्रकार से क्या होगा, अगर देखें तो यहाँ पर देखिए CH3 है और उसके बाद क्या है, Cl है। अगर हम इसको फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके प्रेजेंस में, HNU के प्रेजेंस में,
तो H तो है ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HCl फिर से निकलेगा, यानी इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl निकलेगा, तो क्या बचेगा आपका CH2 एंड Cl2। देखो जरा, अगर हम इसे देखें तो CH3 लिख सकते हो और ये CH4 को क्या लिखोगे CH3 और इसके क्या लिखोगे CH3 और H लिख लोगे, और Cl2 को क्या लिख सकते हो Cl और Cl। डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ से H और यहाँ से Cl को निकाल लेना है और इसको जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा। देखिए CH3Cl हो जाएगा, और फिर से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन गया क्या CH3Cl। अब CH3Cl बन गया, अब फिर से अगर क्लोरीन से इसको रिएक्शन कराना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको CH3Cl को इस प्रकार से, अगर हम Cl यहाँ लिख दें तो CH2 और H लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, फिर से Cl2 को देखो रिएक्शन करा दिया है, तो फिर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, देखो CH2 है, अब एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा। तो फिर से अगर यहाँ पर देखो आप H के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 के साथ Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं H की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तो फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक Cl जुड़ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर CH हो जाएगा और क्या जाएगा प्लस Cl3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करिए, एक और क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे, वो H की उपस्थिति में एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये Cl क्या होंगे, निकलते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ बन गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आरएस में इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म बोलते हैं, क्लोरोफार्म। CH3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफार्म, और इसको बोलते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं, मिथिलीन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। बात में ना ये हो गया, इसमें कह सकते हैं एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। अब लेकिन यहाँ भी बात आती है, तो चुन्नू सा क्वेश्चन है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन को नहीं पूछता है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देगा, तो उसके अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ये तो समझने वाली बातें थी जो क्लास आप 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े से और लेवल उठाएगा। तो क्वेश्चन क्या उठाएगा, तो क्वेश्चन अगर देखोगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये एक हो गया। आप सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें इसमें, तो यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है, और उसके बाद मान लीजिए CH3 है, और उसके बाद Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, किसकी उपस्थिति में, EH की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपका है CH3 और यह है आपका CH2, बस है ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो H ऐसे लिख सकते हो, और Cl है और क्या है Cl, तो यहाँ CH निकलेगा, यहाँ से Cl, तो क्या बन गया आपका CH3 बन गया। देखिए CH3 है और यहाँ CH2 है और ये Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा Cl और प्लस क्या हो गया, ये Cl हो गया, बस है ना। तो यहाँ देखो ये हो गया एथेन, क्या हो गया, ये एथेन हो गया। अब एथेन से क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये तो यहाँ तक समझ में आ जाती है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए यहाँ पर, तो बात ये आ रही थी कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो नॉर्मली हो जाते थे कि इस हाइड्रोजन यहाँ से कार्बन निकाल लेते, यहाँ से Cl निकाल लेते, ये Cl हो जाता और यहाँ पर आकर के Cl जुड़ जाता, तो CH3 CH2 और Cl हो जाएगा और ये Cl हो गया। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि अब थोड़ा सा और लेवल अगर बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा। देखिए जैसे मान लिया आपका है CH3 है, CH2 है, अब CH3 है इसमें, तो यहाँ पे अगर हम इसका HNO की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देते हैं, HNO की उपस्थिति में क्या करा दें, क्लोरीनीकरण करा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी, यानी मुक्त मूलक बनाने की विधि की बात करनी होगी। तो हम पूर्ण मैग्नीशियम की बात नहीं करेंगे, छोटे से मैग्नीशियम की बात करेंगे, ठीक है। तो मुक्त मूलक क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन पर जब आयनित इलेक्ट्रॉन, यानी कह सकते हैं एक जब आयनित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, या उसका स्टेप पूरा नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये जो है ये मुक्त मूलक है। क्या है, मुक्त मूलक है। तो ठीक है, तो ये तब बनता है जब बंध का क्या होता है, हेट्रो कह सकते हैं कि समविदलन होता है। क्या होता है, समविदलन। जैसे मान लीजिए आपका Cl है और क्या है, Cl है, ठीक है। अब ये संयुक्त के उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हो तो ये Cl और ये Cl क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि समविदलन, इसी को कहते हैं समविदलन, यानी होमोलिटिक फिजन, इसी को कहते हैं बंध के समविदलन। बस है ना। तो समविदलन मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा, तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आधा नहीं मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो इसी को कहते हैं मुक्त मूलक। तो इसमें मुक्त मूलक बनता है। तो मुक्त मूलक बनेगा तो उसमें बंध जो होते हैं वो समविदलन होता है। ये क्लास 11th का पार्ट है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक। तो अभी उसको हम बारे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि हम टोटल उतनी जानकारी तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा समविदलन, ठीक है। तो समविदलन देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, तो CH3 को क्या लिख सकते हो, CH2 और ये लिख सकते हो। अगर यहाँ से इसके बंध को हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ से रेडिकल टूट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा ये, तो यहाँ मुक्त मूलक बन जाएगा। उसके बाद जो है आपका CH2 हो गया, और उसके बाद क्या बन गया, CH3 हो गया। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो मुक्त मूलक यहाँ बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ दूसरी एक कंडीशन होगा, कोई कहा नहीं भाई हम यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से भी निकाल लो। तो जैसे मान लो आपका CH3 है और CH2 है, तो CH2 है और H है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा लो। तो यहाँ से हाइड्रोजन है, जैसे मान लिए है, अब इसको तोड़ो, तो तोड़ोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, बस है यार। ये तो आपका बन गया ये 2 डिग्री। अब मान लीजिए कोई ये कहेगा कि हम यहाँ से बनाएंगे, तो भाई बना लो, क्या दिक्कत है, रामराज है, आप भी बनाइए, कोई भी बनाए, कहाँ से भी बनाए, जहाँ हमें हाइड्रोजन मिले वहाँ से बना लो, जितना मन कहे वहाँ से बना लो, बस है। तो हो गया CH3 हो जाएगा, CH हो गया, रेडिकल यहाँ आ जाएगा। और अब यहाँ से जब आप निकाल रहे हो इस कंडीशन से, तो क्या हो जाएगा, CH2 है और यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले और यहाँ से निकाले, मतलब तीनों जगह से निकाले, तो 3 संभावना थी, एक यहाँ से निकाले, एक यहाँ से निकाले, एक यहाँ से। अगर यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ 1 डिग्री क्या है, मुक्त मूलक क्या है, ये क्या है, मुक्त मूलक कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब देखिए 1 डिग्री क्यों होगा, तो कैसे पहचानोगे कि 1 डिग्री मुक्त मूलक है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि जिस पर एक आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा जिस कार्बन का, अगर वह कार्बन एक कार्बन से देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री। अगर हम बात करें कोई कार्बन है और यह मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल है, अगर वह डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे वो क्या है, 2 डिग्री है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस रेडिकल का, तो यह जो कार्बन है वह देख रहे हैं कि यह कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि यह वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। तो अब बात यहाँ कंफ्यूजन वाली आ गई। कंफ्यूजन आया कि यह जो बना था यह 2 डिग्री बना था, यह जो बना वह 1 डिग्री बना। तो यहाँ से देखो यह और यह दोनों संरचनाएं क्या है, सेम है, क्योंकि पहला ये है, ये भी पहले ही है। तो हम कहेंगे किसी एक ही पर रिएक्शन करवा सकते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, हटाओ, एक को हटा दें जब सेम है। तो अब दोनों की बात कर लेते हैं कि यह 1 डिग्री मुक्त मूलक है और ये क्या है, 2 डिग्री मुक्त मूलक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुक्त मूलक है, तो इसमें कौन सा ज्यादा स्थायी होगा। तो मुक्त मूलक की स्थायित्व को हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको लिख लेंगे वहां पर। देखो CH3 है और CH3 है और CH3 है और यहाँ रेडिकल हो गया, तो ये 3 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लो CH3 है और CH3 है और यहाँ मान लीजिए हमने H लगा दिया और यहाँ रेडिकल लगा दिया, ये तो 2 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है और यहाँ हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अब देखिए यह मुक्त मूलक जो है, यानी यह मुक्त मूलक वाला जो कार्बन है, यह डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो देखो एक कार्बन से, यहाँ देखो इसका 2 कार्बन से हो गया, एक 3 कार्बन से होगा, तो कहेंगे 3 डिग्री है। यहाँ से चेक करो तो यहाँ पर क्या करेगा, यह कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि यह 1 से जुड़ा हुआ, 2 से जुड़ा है, तो कहेंगे 2 डिग्री। यह कार्बन देखो रेडिकल वाला कार्बन चेक करना है, तो देखो रेडिकल वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, 1 से, तुम कहेंगे 1 डिग्री है।
तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेडिकल यानी कह सकते हैं फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, वह या तो 3 डिग्री बनेगा, या तो 2 डिग्री बनेगा, या तो 1 डिग्री बनेगा। क्लियर? इसमें तो अगर हम बात करें तो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है, तो कौन ज़्यादा अस्थायी होगा उसको समझते हैं। तो देखो चुन्नू सी बात है, थोड़ा सा एक बार समझो हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, 2 यहाँ 4 हुआ, 2 6 हुआ और एक यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखेंगे तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बंध में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, यानी हम कह सकते हैं किसी में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो मुक्त मूलक है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक मतलब 8 पूरा करने के लिए क्या चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मिलेगा उसको हमें कहेंगे वो ज़्यादा अस्थायी होगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वह क्या होगा? ज़्यादा अस्थायी होगा। तो देखो जरा, तो ये क्या है आपका CH3 है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इसको कहते हैं प्लस आई प्रभाव। अगर आप प्लस आई प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं, प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो प्लस आई प्रभाव ये जो है आपका क्लास 11th में है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी प्लस आई प्रभाव दिखाएगा या प्लस आई प्रभाव। तो उतना टाइम तो है नहीं कि आप प्लस आई और माइनस आई प्रभाव अभी जान सके, तो अभी आप बोर्ड पे फोकस करिए। बस यहाँ ये समझने की कोशिश करिए कि CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा? इस कार्बन पर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब बढ़ेगा तो 7 से क्या होगा? 8 के करीब पहुंचेगा, यानी अष्टक उसका पूरा होने के कगार पे आ जाएगा। बस है ना, हमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पूरा होगा? जहाँ देने वाले होंगे। देखो यहाँ पर 3 समूह है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या 3 समूह है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उसी को हम कहेंगे कि यह ज़्यादा अस्थायी है। यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही समूह है जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। किसके द्वारा देते हैं? प्लस आई प्रभाव के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव के द्वारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की घनत्व को इस कार्बन को बढ़ाएंगे, जिसका इसका जो अष्टक है वो धीरे धीरे पूरा हो सकता है, यानी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जो है उसकी कुछ पूर्ण होगी। लेकिन इसमें देखो 3 है, इसमें कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पर देखो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी एक ही समूह ऐसा है जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे अगर बात करें तो 3 डिग्री जो होगा वो ज़्यादा अस्थायी, 2 डिग्री और कम अस्थायी, और 1 डिग्री क्या होगा? सबसे कम अस्थायी होगा। तो अगर हम क्रम देखें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इतना है समझ में। अब रेडिकल जब हमें समझ में आता है तब हम जाकर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजनीकरण जब करा रहे थे तो हाइड्रोजन निकल रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। तो यहाँ देखो, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालिए, देखो ये तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन जब निकाले तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन जब निकाले तो यहाँ मुक्त मूलक बना, और यहाँ CH2 बन गया, और यहाँ CH2, और यहाँ हो गया CH3। अब यहाँ से Cl को जोड़ना था, तो अगर यहाँ पर आप Cl जोड़ रहे हो तो ये मुक्त मूलक यानी जो ये बनाए थे आप, ये कौन सा था? आपका 1 डिग्री वाला था। और दूसरे कंडीशन में जब आप यहाँ से जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका CH3 है और CH है, तो मुक्त मूलक यहाँ बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3। बस है ना। तो हम कहेंगे कि अब क्लोरीन कहाँ जुड़ सकता है? यहाँ जुड़ सकता है, देखो 2 डिग्री वाला है। अगर यहाँ से निकालते हैं, देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपका CH3 होगा, CH2 होगा और CH2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। बस है ना। तो देखो अगर यहाँ से जोड़ रहे हो Cl को तो ये 1 डिग्री पे जोड़ रहे हो, यहाँ पर Cl को जोड़ रहे हो तो हाइड्रोजन को निकालना है, Cl को जोड़ देना है, बस इतना ध्यान में रखना है। ये Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका Cl। तो इसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो संभावना हो गई 3। देखो अब 3 बना, तो देखो यहाँ पर 1 क्लोरो, नंबरिंग देखें तो 1 2 3, 1 2 3। इसी को क्या लिख सकते हो आप? नेम लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन, प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एकल बॉन्ड है तो एन, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो, देखिए नंबरिंग है 1 2 3, तो 2 पे है तो 2 हो जाएगा, 2 लिखोगे, क्लोरो लिखोगे और प्रोपेन लिखोगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर नंबरिंग देखो तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। बात में। लेकिन अब देखो यहाँ पर देखो 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, 2 हो गए ना।
इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो हमने समान लिख दिया, तब तो गलत हो गया। तो क्या करना है, एक को हमें मिटा देना है, कोई भी एक, चाहे इसको मिटा दिए होते या इसको मिटा दिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो दो बना, एक बना आपका 2 क्लोरोप्रोपेन और एक बना आपका 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो 1 क्लोरोप्रोपेन है वह 1 डिग्री वाला है, इसलिए यह कम बनेगा, कम क्या होगा, मुक्त मूलक बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं माइनर, यानी अल्प मात्रा में बनेगा, यह अल्प मात्रा में बनेगा। और इसको क्या कहेंगे, मेजर, जो कि अधिक मात्रा में बनेगा। कितना बनेगा, मेजर। मेजर मतलब होता है अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में क्यों बनना है, क्योंकि यह क्या है आपका 2 डिग्री है। क्या है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। क्लियर हो गया। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम। इसी का और एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका है CH3 है और मान लीजिए यहाँ CH है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पे हमने मान लीजिए Cl2 लगा लिया, HNO की उपस्थिति में रिएक्शन करा दिए। HNO की उपस्थिति में रिएक्शन करा रही है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मुख्य उत्पाद बताइए। क्या बताइए, मुख्य उत्पाद, यानी मेजर प्रोडक्ट खाली लिखना है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा उसको बताइए। तो क्या करना है, इसमें रेडिकल देख लेना है। रेडिकल दिखाओ, कैसे, मुक्त मूलक देखो, तो मुक्त मूलक कैसे बनेगा, देखो CH3 है और CH3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH2 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ बना दिए तो 1 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो यहाँ लगा दिए, 1 डिग्री बन गया। यहाँ से निकालेंगे तो 1 डिग्री बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन था, देखो यहाँ CH था, यहाँ पर क्या था CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए ये, तो ये क्या कहेंगे कि ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी कैसा हो रहा है 1 डिग्री। ये कैसा हो गया, देखिए ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 3, तो 3 डिग्री हुआ। तो 3 डिग्री क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मुक्त मूलक ये ज्यादा बनेगा और हमारा प्रोडक्ट भी यही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CH3 हो गया और CH3 हो गया और उसके बाद क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है H है। ठीक है, तो ये Cl जो होगा वो कौन वाला H निकालेगा, ये वाला, तो यहाँ पर आकर के H निकल जाएगा और Cl को जोड़ देगा। तो जो एक H होगा वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था आपका हेलो एल्केन बनाने की क्या थी विधियां। ठीक है, अभी हेलो एल्केन बनाने की विधियां। ठीक, अब दूसरा हम बात करते हैं, ये तो था आपका एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि है। अब बात करते हैं कि एल्कीन के द्वारा एल्केन बनाने की विधियां। तो दूसरा हेडिंग लिखेंगे एल्कीन, दूसरा हेडिंग लिखेंगे कि एल्कीन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा बाई एल्कीन, बाई एल्कीन। तो एल्कीन के द्वारा हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो एल्कीन के द्वारा अगर बात करें तो इसके अंदर रखते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण करा दें। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एल्कीन है तो C है, डबल बॉन्ड है C है और यहाँ पर कोई समूह लगा होगा या ग्रुप लगा होगा और मान लीजिए हम यहाँ पर EHX से रिएक्शन करा रहे हैं, किसे, EHX के रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर है C डबल बॉन्ड C और यहाँ होगा, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, EHX लेके आएंगे तो H है और क्या है X है, इसको क्या करना है, यहाँ ले जाना है, इसको जोड़ देना, बस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा X, ये बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर X आगे जुड़ गया यानी हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो आप इसको आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ ले सकते हो जहाँ X बराबर क्या हो सकता है, तो X बराबर मान लीजिए क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पर हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका है CH2 है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2। ठीक है, और आपने क्या ले लिया HCl ले लिया, X के पर क्या ले लिए Cl ले लिए। और एल्कीन में अगर बात करें, ये तो आपका था एल्कीन और ये क्या था आपका बन गया था एल्केन, यानी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन। ठीक है, अब देखिए इसको रिएक्शन करा देना है तो क्या बनेगा, देखो CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा CH2, HCl लेना है
ऐसे, तो इस CH को यहाँ जोड़ोगे और Cl को यहाँ, तो क्या आ जाएगा आपका CH2 था और एक H आ गया, तो क्या बन गया आपका CH3 और यहाँ जाएगा आपका CH2, देखिए यहाँ जाएगा CH3 हो गया और यहाँ जाएगा CH2 और Cl, ये हो जाएगा Cl। तो क्या बन गया आपका, तो हम ये कह सकते हैं कि ये था आपका इथीन, क्या था इथीन, या इसी को एथिलीन भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए वन पे क्या क्लोरो है, तो हम कह सकते हैं 1 क्लोरो इथेन या क्लोरो इथेन भी लिख सकते हैं, क्लोरो इथेन, 2 कार्बन है तो देखिए Cl के लिए क्या लिखो क्लोरो, 2 कार्बन है तो H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो हो जाएगा क्लोरो इथेन, फिर अगर क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये तो था आपका CH2 इधर भी था, CH2 इधर भी था, ठीक है, तो आप कहीं से भी जोड़ दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप देखो अगर मान लिया हमारे पास CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2, अगर ये आ जाए और ये कहा जाए कि चलो ठीक है ये Cl के साथ रिएक्शन करा दो, तो अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे इसमें है तो हाइड्रोजन नहीं आता, इधर जोड़ो, जैसे इसमें देखो अगर हम लिखें CH2 है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2, अब यहाँ पर हमने H लिया और यहाँ Cl लिया, चलो ठीक है इधर जोड़ दिए, तो क्या बन गया आपका CH2 था और एक H आ गया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl। अब कोई कारण नहीं, ठीक है, आप वैसे जोड़ लो हम ऐसे जोड़ेंगे, तो आपकी मर्जी, जोड़ लो चाहे आप जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, बस है ना। तो क्या बन गया आपका CH2 और क्या बन गया, देखिए CH2 है और उसके साथ Cl लग गया और यहाँ पर क्या है CH2 और एक H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3। तो कहें अगर तो देखो CH3 है CH3 है, CH2 है और CH2 है, Cl है Cl, तो वही बना ना। तो इसका मतलब क्या था कि इसमें आप कहीं भी जोड़ देते तो उत्पाद जो होता वो सेम ही बनता। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है कि उत्पाद अब क्या होगा अगर हम इसे बराबर यानी सममित ना लें। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को अगर देखें यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो तो इधर CH2 आ गया, इधर भी CH2 आ गया, इसी को हम कहते हैं सममित, क्या कहते हैं सममित एल्कीन, क्या कहेंगे उसे सममित एल्कीन कहेंगे, या इसे हम सिमेट्रिकल एल्कीन कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे सिमेट्रिकल एल्कीन। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन और क्लोरीन जोड़ेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्पाद एक ही प्रकार का बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर यहाँ जोड़ें तो आपको ये भी हो सकता है संभावना कि हम H को यहाँ जोड़ दें और Cl को यहाँ जोड़ दें, ठीक है। दूसरी ये हो सकती है कि Cl हम यहाँ जोड़ेंगे और H को यहाँ जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 संभावना है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 संभावना है तो यहाँ पर अगर जोड़े हो तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन जोड़ रहे हो तो 1 क्लोरो। तो इसी के लिए हमें एक नियम पढ़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मार्कोनी-काफ्का नियम, मार्कोनी-काफ्का नियम, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखिए मार्कोनी-काफ्का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्कोनी-काफ्का नियम, ठीक है। और असममित एल्कीन को अगर हम क्या कर सकते हैं, असममित यानी अनसिमेट्रिकल, ठीक है, रिएजेंट यानी असममित क्या करना है, ये रिएजेंट है अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो कहा जाता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा यानी ऋणावेशित भाग होगा वह उस कार्बन डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, बस है ना। तो हम ध्यान में रखेंगे, परिभाषा क्या लिखोगे कि जब असममित एल्कीन को असममित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराया जाता है तो अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बस में ना, उसको आप नोट कर लेंगे और इसका डिफिनेशन जरूर लिख लेंगे, ठीक है। तो जब असममित एल्कीन को असममित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराया जाता है तो निगेटिव पार्ट यानी ऋणावेशित भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बस है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R है और CH है, ठीक है, और एक साथ करके यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो गया आपका CH3। बस है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, एक है आपका CH, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है, H ले लिए
सॉरी एक्स ले लिए और एच इस प्रकार से लिख लिए और आपने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, क्या बन गया आपका आर बन गया, CH2 बन गया, CH बन गया और इस पे क्या हुआ एक्स जुड़ गया, देखो एक्स जुड़ गया और यहाँ CH2 था, अब क्या बन गया आपका CH3 बन गया। बस है ना, तो हम कहेंगे ये दूसरे पे जुड़ गया। एक संभावना तो ये भी तो थी कि अगर हम ऐसे ले लेते इसको और डबल बॉन्ड है और CH2 है तो ऐसे जैसे जोड़े हैं तो एक्स यहाँ लिखे थे एच यहाँ, अब ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिखते हैं एच और एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा एच और यहाँ पर क्या जाएगा एक्स, तो हम कहेंगे आर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2, देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एच लगेगा और यहाँ पर एक एक्स लगा देंगे, ठीक है, तो CH2 क्या बन जाएगा आपका एक्स बन जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो बन गया आपका क्या, ये तो आपका 2 डिग्री था और यहाँ पर देखो 1 डिग्री। तो इस स्थिति में अगर बात करें तो मार्कोनी का आपका नियम तो यही कहा कि ऋणावेशिभाग उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है ये नहीं बनेगा, ये भी बनता है तो ये लेकिन कम मात्रा में बनेगा, तो इसको हम लिखते हैं CH2 और CH2 क्या बन जाएगा एक्स, इसी को कहते हैं माइनर मेजर यानी ये अधिक मात्रा में बनेगा और ये हो जाएगा आपका माइनर यानी ये कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मार्कोनी का आपका कहने का मतलब क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम से समझेंगे तो थोड़ा हमें समझ में आ जाएगा कि मार्कोनी का आखिरकार कहना क्या चाहते थे, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R है और उसके बाद क्या है CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें जैसे H और X से, ठीक है, तो H हो गया, अब H से जब रिएक्शन कराओगे तो H क्या है आपका अम्ल है, जैसे मान लीजिए H के बाद Cl आ जाए तो ये Cl हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा अम्ल होगा, तो अम्ल हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं H+ और Cl माइनस। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम X लिख दें तो यहाँ पर क्या होगा H+ हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि ये अम्ल है, अब H देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इसको अटैक करा देना है, अब अटैक कराने की दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए R है CH है डबल बॉन्ड और CH2 था और इस CH+ को हमें क्या करना है, इस पे जोड़ना है, तो H+ को जोड़ना है तो H+ कहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आए तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तभी ना H+ आकर के यहाँ जुड़ेगा, बस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को हम तोड़ दिए ऐसे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया इस पे माइनस हुआ और ये से रिएक्शन कर लिया तो क्या हो गया CH2 से क्या हो गया CH3 और इस पर आ गया प्लस, एक संभावना ये होगी। दूसरी संभावना ये हो गई कि हम यहाँ R ले लें और CH है डबल बॉन्ड क्या था आपका CH2 था, अब हम यहाँ H+ जोड़ना चाहते हैं, तो H+ तब जुड़ेगा यहाँ पर जब क्या हो ये बॉन्ड तोड़ दें और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को ले आए, इसका मतलब ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस क्या होगा इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे R CH है और एक H आ जाएगा तो क्या आ जाएगा CH2 और एक हो जाएगा CH2, बस है ना। अब देखो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें दो चीजें मिली, एक ये मिला कि अगर हाइड्रोजन यहाँ बीच में जोड़ दे रहे हैं तो हमारा जो कार्बोधनायन बन रहा है ये देखिए आपका बन गया कार्बोधनायन, क्या बन गया कार्बोधनायन बन गया। तो ये कार्बोधनायन कैसा है आपका 2 डिग्री कार्बोधनायन, ये कौन सा है आपका 1 डिग्री कार्बोधनायन है। तो हम ये कहेंगे कि 3 डिग्री कार्बोधनायन जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है किससे 1 डिग्री से, बस है ना। यानी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी, 2 डिग्री और कम और 1 डिग्री क्या होगा और कम होगा। तब इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन बनेगा, ये 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री वाला तो कम बनेगा। तो जब ये ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो X माइनस यहाँ बचा हुआ था वो ज़्यादा आकर के यहीं पे जुड़ेगा। तो आगे हम ये कह सकते हैं कि जो X माइनस है वो यहाँ पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा और ये बनाएगा CH और यहाँ बनाएगा X और यहाँ जाएगा CH3। और अगर यहाँ पर अटैक करा रहे हो तो X माइनस बनेगा और यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा R CH2 और CH2 और क्या बनेगा X। तो देखिए यहाँ पर तो क्या है आपका R है CH है X है CH3 है। तो ये मेजर हुआ, मेजर क्यों हुआ क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोधनायन बन रहा है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है किसके तुलना में 1 डिग्री की तुलना में, जिसकी वजह से जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कौन मेजर होगा, ये होगा 2 डिग्री वाला। तो हमें ये मैकेनिज्म नहीं समझना है, इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें ही क्या होता है योगात्मक अक्रिया, ठीक है।
तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये मार्कोनी का आपका नियम, ये हमें मैग्नीशियम नहीं देखना, बस समझने के लिए मैंने बता दिया। बस इतना अभी समझना है कि अगर आप कहीं ये देखो कि असममित एल्कीन है और असममित क्या है आपका विकर्मक है, तो नेगेटिव पार्ट या हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब एग्जांपल समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया आपका CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है और CH2, और हमने क्या किया HBr से या HCl से हमने रिएक्शन करा दिया। तो ये Cl से अगर रिएक्शन कराओगे तो Cl कहाँ जाएगा, तो Cl क्या है उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, बस द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं CH3 हो जाएगा और CH हो जाएगा, और Cl कहाँ गया, यहाँ पर, तो कहेंगे Cl हो जाएगा, और यहाँ CH2 था, देखिए यहाँ CH2 था, H ग्रहण कर लिया तो क्या बन जाएगा CH3। तो दूसरी तो ये संभावना होगी, देखिए पहले तो ये संभावना थी कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिए, और यहाँ पर हमने HCl ले लिया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पर H जोड़ दिया और यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, यानी CH, और ये से आ जाएगा तो CH2 और CH2 और Cl, यानी ये भी बनेगा। तो देखेंगे यहाँ आ जाएगा CH3, CH2 बन गया और CH2 बन गया, और क्या बन गया आपका Cl बन गया। क्लियर हुआ। अब एक और संभावना थी जो हमने पहले भी देखा कि CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है और CH2 है, और Cl को मैंने इधर लगा दिया, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो Cl कहाँ जा रहा है, यहाँ लेस वाले कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, वहाँ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या बन जाएगा आपका, देखिए जरा CH3 होगा, CH होगा और ये Cl होगा, और यहाँ देखो CH2 है और ये जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका CH3 Cl। तो हम कहेंगे CH3 CH Cl, और ये देखो इसका मतलब दो उत्पाद बनने की क्या है यहाँ पर संभावना है, लेकिन दोनों में अगर बात करें तो यह मुख्य उत्पाद होगा और ये क्या होगा अल्प उत्पाद होगा, यानी ये मेजर बनेगा और ये क्या हो जाएगा माइनर। तो पहले नाम लिख लेते हैं, तो नाम क्या होगा इसका, अब जैसे नेम बताएंगे तो 1 पर 2 3, तो 2 पे है तो क्या लिखेंगे आप 2 क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन लगाएंगे तो 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसको बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो इसमें अगर 2 क्लोरो प्रोपेन था वो आपका मेजर बन रहा था, और ये 1 क्लोरो प्रोपेन था तो ये बन जाएगा माइनर, यानी कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका मार्कोनी का रूल। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास इसी को है, जैसे मान लीजिए CH3 है और हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, और यहाँ पर हमने डबल मान लिया, और यहाँ पर हमने CH2, तो CH3 है, C है, और इसके बाद CH3 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर हमने ये Br के साथ रिएक्शन करा दिया, तो Br माइनस है और ये प्लस है, और ये भी क्या है असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन मतलब क्या, इस डबल बॉन्ड को काटो, इधर देखो CH2 आ रहा है, इधर CH3 तो दो समान भाग नहीं बढ़ रहा है, इसका दो समान भागों में नहीं बढ़ेगा, तो कहेंगे कि यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी असममित एल्कीन है। तो यहाँ से इसे ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तो जब तोड़ोगे तो यहाँ पर आपको समान नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि अब क्या करना है, तो जब कह रहा है कि असममित एल्कीन को असममित अकर्मक के साथ क्रिया कराया जाता है, तो नेगेटिव पार्ट यानी ऋण आवेशित भाग उस द्विबंध वाले कार्बन पर जाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ आएगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 भी नहीं है, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ कम है, इसलिए Br कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो हो गया आपका CH3, और ये हो जाएगा CH3 और Br आ गया यहाँ, देखो जरा CH3 है और C है और Br यहाँ आ गया, तो CBr हो गया और CH3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड से क्या जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CH3 बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये हो जाएगा आपका नेम बताएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो जाएगा, सॉरी Br है, 2 ब्रोमो हो जाएगा, उसके बाद मिथाइल है, ठीक है। तो देखिए वहाँ 1 2 3, ठीक है। तो जो छूटता है उसी के नाम को पहले लिखते हैं, तो B है ब्रोमो, तो B से चालू हो रहा है, यहाँ देखिए CH3 है तो उसको बोलते हैं मिथाइल या मेथिल। तो मेथिल कहाँ पे है आपका, M से चालू होता है या दूसरे पे है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल, और 3 कार्बन 1 2 3 मतलब क्या होगा प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हुआ।
तो कहेंगे 2-2 मेथिल प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन, और भी एक और देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी पूछे जाते हैं बोर्ड में, और आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत है। आप जितना ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक आएगी, तो प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करिए, नोट्स उसको बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ और देख लेते हैं। रिएक्शन को जैसे मान लिया आपका है CH3 है, और यहाँ पर हमने CH3 लगा लिया, और यहाँ हमने H लगाया, और यहाँ पे हमने CH2 लगा दिया, और डबल बॉन्ड लगाया और CH2 लगा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन की तरह है। तो जैसे मान लिया हमने H है और Br लगा दिया, और इसका हमें प्रोडक्ट बताना है, यानी उत्पाद। तो क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित का हमें निम्नलिखित का मुख्य उत्पाद लिखिए, प्रोडक्ट बताइए। तो कैसे उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ी, क्रियाविद। तो हेडिंग लिख सकते हैं मैकेनिज्म या क्रियाविद। तो मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए जरा, यहाँ पर क्या है, आपका CH3 है, और यहाँ पर आपका CH3 है, और यहाँ H है, और यहाँ पर क्या हो गया CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका CH2। होता क्या है कि यहाँ पर HBr है, HBr क्या है आपका एसिड है, तो एसिड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस होगा, और Br क्या होगा माइनस। बस यानी हाइड्रोजन पर मार्ट क्या देगा, पहले H प्लस देगा। तो H प्लस जब देगा तो देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ अगर H है तो यही डबल बॉन्ड क्या होगा, आक्रमण करेगा। अब डबल बॉन्ड जब इस पर आक्रमण कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 है, C बनेगा और H बनेगा, और यहाँ देखो CH3 है। अब यहाँ पर देखिए CH है, अब एक H और आ गया तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर CH है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH, और यहाँ गया प्लस। ठीक, क्यों, अब देखिए ये CH2 है और ये H को ग्रहण कर लिया तो यह आ जाएगा आपका CH3। देखिए या तो ठीक से समझ लो कि यहाँ पर क्या था आपका, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है CH रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपका C लिखना है, और H लिखना है, डबल बॉन्ड क्या करना है आपका CH2 लिख देना। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर हमें जब H जोड़ना था तो H अगर यहाँ जोड़ देते, देखिए यहाँ पर नेगेटिव लिख देते तो यहाँ पर क्या जाता पॉजिटिव। जब बंद को तोड़ते यानी बॉन्ड को जब तोड़ देते, ब्रेक करते, तो ये कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, और यहाँ पे क्या जाता प्लस। तो कहेंगे जब यहाँ पर आया माइनस तो H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ प्लस बना रहे हो तो ये 2 डिग्री होगा, और इसको अगर यहाँ ले आते तो प्लस कहाँ बनता है, यहाँ पर तो 1 डिग्री बन जाता, तो 2 डिग्री ज़्यादा था, इसलिए क्या ये सही है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ यहीं पे जुड़ेगा, और कार्बोधनायन जो बनाएंगे वो बीच में बनाएंगे, यानी 2 डिग्री पर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। अब जब 2 डिग्री कार्बोधनायन बना, यानी कार्बोकेटायन बना, तो इधर उधर ऐसे झांकोगे, देखोगे। इधर उधर झांकने का मतलब ये हो गया कि कहीं अगल बगल दुश्मन तो नहीं है। यहाँ देखो दुश्मन है, यहाँ कौन सा दुश्मन है, यहाँ दुश्मन क्या है, ये कहेगा कि भाई देखो ये आपको 2 डिग्री है ना, हम तुमको 3 डिग्री बना के दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपना H माइनस इसको क्या करेगा, दे देगा। क्या है, H माइनस दे देगा। तो इसी को कहते हैं 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट या हाइड्रोजन स्थानांतरण। इसी को हिंदी में लिख सकते हो कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या H माइनस शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड कहते हैं शिफ्ट, या 1,2 हाइड्राइड आयन स्थानांतरण लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर ऐसे है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये लेकर के जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो वही तो क्या है, भैया यहाँ देखो हमारे पास देखो हम तो 3 डिग्री बना सकते हैं ना, तो यहाँ देखो तो ये लालच में आ गए, ये क्या किए लालच में आ गए, तो ये यहाँ चला गया, यानी ये 3 डिग्री बना लिया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर CH था, अब एक H और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और क्या बन गया आपका CH3 बन गया, यानी वो 3 डिग्री कार्बोधनायन बन गया। बस मेरा, तो इसी को हम कहते हैं पुनर्विन्यास। क्या कहते हैं इसे, पुनर्विन्यास कहते हैं, या इसी को रीअरेंजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब उसके बाद तब आएगा, कौन आएगा भैया, कहाँ, यहाँ Br था वही आएगा, और कौन आएगा, तो यहाँ देखो Br माइनस होगा और यहाँ अटैक करेगा और बनाएगा देखो कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा
आपस में, तो ये बन गया। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है वो कहाँ बनेगा, यानी अगर आपको आंख मूंद करके आपने क्या किया, मार्कोनी काफ लगा दिया इसमें, तो गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीअरेंजमेंट जरूर एक बार देख लेंगे कि अगर मान लो हम कार्बोधन मतलब अब क्रिया रिएक्शन मैकेनिज्म हमें नहीं करना है, हमें बस इतना समझने की कोशिश करना है कि आखिरकार जो है ये जो उत्पाद है वो कहीं 3 डिग्री पर तो नहीं बन सकता। तो सोचना है थोड़ा सा, ये सोचना है कि अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो प्लस यहाँ बन जाएगा, अगर यहाँ प्लस ले आ रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा। ये तो 1 डिग्री प्लस था, अगर बॉन्ड को हम हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ते तो 1 डिग्री यहाँ बनता था, तो होगा नहीं तो चलो जाने दो। तो कौन बन गया 2 डिग्री, यानी आपने जब हाइड्रोजन इसके एच को यहाँ जोड़ दिया तो क्या होगा, ये तो बन गया आपका CH3 और ये बन गया क्या 2 डिग्री। जैसे यहाँ देख रहे हो ये बन गया CH3, यहाँ बन गया क्या 2 डिग्री, तब 2 डिग्री बनेगा। तो सोच लेंगे ये तो बनना है कि आपको भाई यहाँ जोड़ रहे हैं तो 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री बनना है। अगर हम इसको यहाँ ले जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा। तुरंत आपको समझना है कि अगर यहाँ ले जाए तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्रिया में 2 डिग्री बन रहा है कार्बोधन तो उसके अगल बगल जरूर झांक लेंगे कहीं 3 डिग्री तो नहीं है। तो वो चुपचाप बैठा होगा, आपको बताएगा नहीं, तो आपको समझना होगा कि भैया तुम यहाँ चलो, तो ये चलेगा यहाँ और बनेगा 3 डिग्री यहाँ और उत्पाद बनेगा यहाँ। तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ वो हमारा हो जाएगा CH3 और CH3 और हो गया यहाँ Br और हो जाएगा का CH2 और हो जाएगा CH3 बस में। तो ये बन गया। तो ये था हमारा जो है एल्कीन से कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने मार्कोनी काफ को बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ा। हमें जानना जरूरी है मार्कोनी काफ, और मार्कोनी काफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो मार्कोनी काफ का नियम जो है वो अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल में भी मिलेगा, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। अब इसके बाद बात यहाँ आ जाती है एक और कंफ्यूजन की, ठीक है। तो कंफ्यूजन कुछ है नहीं, पर थोड़ा सा तो समझने की जरूरत है, ठीक है। तो समझने की जरूरत है, तो ध्यान में रखना है कि कैसे इसको हमें पुट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपका है CH3 था और CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है, Br लगा दे भैया, क्या बन जाएगा CH3 बन गया और CH बन गया और क्या। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि Br माइनस कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पर कार्बन की संख्या उस द्विबंध पे यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो चली गई। यहाँ Br लगा दिए और यहाँ H लगा दिए, तो गया CH3, ये हो गया CH और ये Br यहाँ चला गया, तो क्या बन गया आपका CHBr बन गया। और ये CH2 था भैया, क्या बन गया आपका CH3 बन गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, एक तो ये मुख्य उत्पाद था, ये तो मेजर बना था, और दूसरा ये कहते हैं नहीं कोई होता नहीं है कि नहीं भैया हम तो, तुम पूरब जा रहे हो तो हम पश्चिम जा रहे हो, तुम ज्यादा वाले पे जा रहे हो, कम वाले पे जा रहे हो तो हम ज्यादा वाले पे जाएंगे, तो जाओ भैया यहाँ जाओ, तो मेजर हो जाएगा और माइनर हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा Br हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका मेजर और ज्यादा बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका माइनर बनेगा। क्लियर बात। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी झंझट है। झंझट क्या है, देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है। अगर इसी के थोड़े से हम कंडीशन को बदल देते हैं, यानी हम यहाँ पे पेरोक्साइड लगा दें, तब तो झंझट चालू बस है। तो अगर आप पेरोक्साइड लगा रहे हो तब कहेगा भैया मार्कोनिक काफ जाओ, तब कौन सा आएगा, कहेगा भैया हम एंटी मार्कोनिक काफ होंगे। क्या होंगे, एंटी मार्कोनिक काफ होंगे। तो ये केवल इसी के केस में लगेगा, HBr के केस में ही लगेगा। HBr के केस में अगर हम एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो एल्कीन को जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्रिया कराएंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ का नियम, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। तो यहां बन जाएगा एंटी मार्कोनी काफ का नियम। क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। तो कह रहा है भैया एंटी आप पूर्व जा रहे हो तो हम पश्चिम जाएंगे, यानी Br तुम वहां जा रहे थे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी, अब वहां जाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो जो एंटी मार्कोनी काफ है उसमें ये बताएगा कि Br माइनस उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, यानी द्विबंध वाले कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और ये जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बन गया CH3 और यहाँ हो गया H, CH है। अब ये H को ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा
और हो जाएगा आपका CH2 तो है ही है। देखिए CH था, ये ले लिया, क्या बन गया आपका CH2, और ये CH2 था, अब Br आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 Br हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्पाद भी हो सकता है कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में, वो भी बनेगा। जो हम लोग मार्कोनी का मुख्य उत्पाद समझ रहे थे, मेजर बनना था, तो Br माइनस यहाँ भी जा सकता है, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। क्यों होगा अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर Br हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा आपका CH3। तब जब आप पर ऑक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे या क्रिया कराएंगे तो उस कंडीशन में एंटी मार्कोनी का आप देगा किसके साथ, HBr के साथ ही केवल देगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर HCl दे दिया है, HI दे दिया है, तो उस केस में मार्कोनी काफ ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि HCl और HI जो होते हैं वह मुक्त मूलक का निर्माण पर ऑक्साइड के साथ नहीं करते हैं। यह केवल एक एक्सेप्शन केस है जो HBr के पास में होता है, और यही रिएक्शन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ का नियम। तो आप हेडिंग लिख लो पहले, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। तो लिखेंगे जब असममित एल्कीन, एंटी मार्कोनी काफ का नियम, तो उसमें लिखिए जब असममित एल्कीन को लिखेंगे जब असममित एल्कीन को, ठीक है, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया जाता है। जब असममित एल्कीन को पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो Br माइनस उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बस है ना, यानी द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। फिर से सुनेंगे, जब एंटी मार्कोनी काफ का नियम हेडिंग डालेंगे तो उसमें लिखेंगे जब असममित एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया जाता है पर ऑक्साइड के उपस्थिति में तो Br माइनस उस द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। देखो अधिक हो गई, ये हो जाएगा आपका मुख्य उत्पाद, यानी हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा आपका माइनर। बस है ना, तो ये उत्पाद उसके बनेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसका थोड़ा सा समझ लो। ये जो मार्कोनी काफ होता है यह मुक्त मूलक विधि द्वारा होता है। क्या होता है? मुक्त मूलक विधि द्वारा होता है। तो हम किसी दिन इसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मुक्त मूलक विधि के द्वारा कैसे होता है और इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो ये हालांकि क्लास 11th में है, उतना हमें अभी टाइम नहीं कि हम उतना स्टडी कर पाएँ। वैसे इतना ध्यान में रखो कि अगर पर ऑक्साइड है तो Br माइनस कुछ कार्बन में जाएगा जहाँ द्विबंध वाले कार्बन में जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो हो जाएगा एंटी मार्कोनी काफ का नियम। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं और भी बनाने की जो मुख्य विधियां हैं। ठीक है, जैसे फिंकेलस्टीन अपक्रिया है, डार्जेन अपक्रिया है। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और कहीं कन्फ्यूजन है तो उससे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। जय हिंद।